याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा है। एक और हमने भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूं। ये क्या हो गया है मेरे देश को? क्यों इतनी नफरत एक मुसलमान से? यूपी से लेकर बंगाल तक राज्य बदले, सरकारें बदली, पर एक मुसलमान की किस्मत नहीं बदली। आज कहानी पैटीज बेचने वाले एक गरीब मुसलमान की। नाम शेख रियाजुल, धर्म इस्लाम, काम पिछले 23 सालों से कोलकाता की सड़कों पर मेहनत मजदूरी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ये 2025 साल जाते जाते कितने ज़ख्म, किसने दर्द हमको देकर जाएगा। अभी हमने आपको 5 दिसंबर की घटना बिहार की बताई और अब 7 दिसंबर की घटना सुनिए कोलकाता की। जी हाँ, कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड, गीता पाठ का आयोजन, भीड़, नारे, धर्म की बातें। उसी भीड़ में रोज़ी रोटी की तलाश में एक ठेला लेकर पहुंचा शेख रियाजुल। उससे पूछा गया नाम क्या है? उसने कहा शेख। बस इतना कहना था कि इंसान नहीं, एक पहचान खड़ी हो गई। उसे घेरा गया, कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई, मारा गया, गालियां दी गईं, उसका खाना ज़मीन पर फेंक दिया गया। वो हाथ जोड़ता रहा, मुझे जाने दीजिए, लेकिन भीड़ सुनना नहीं चाहती थी। रियाजुल कहता है, 23 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैंने कभी कोलकाता को ऐसा नहीं देखा। वीडियो वायरल हुआ, पुलिस हरकत में आई, 3 लोग गिरफ्तार हुए। মেরে ফেলে দিচ্ছে, আমরা বছর খাই রুজি রুজি আমাদের ক্ষতি করিনি, বলতে ভাই বিক্রি করিনি, চলে যাস, ঠিক আছে। আরো লোক ছিল, সবাই তো ক্ষতি করেছে, সব পেট্রোলিং ফেলে দিয়েছে, গামছা বন্ধ ফেলে দিয়েছে, খালি মাথায় পিটে মাথায় করে। कानून ने कहा मार पीट गलत है, बेइज्जती जुर्म है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती दोस्तों। और जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है वो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको सुनिए। मारने वालों को सुनिएगा, फिर ये शब्द मैं दोहरा रहा हूँ, जिन्होंने रियाजुल शेख को मारा था, मारने वालों को सम्मान मिला, सम्मान। जी हाँ, राजनीति ने उन्हें धर्म की रक्षा करने वाला बता दिया। कहा गया गीता पाठ में चिकन पैटी क्यों? जैसे पेट भरना कोई अपराध हो, जैसे मेहनत करना किसी धर्म के खिलाफ हो। कहा गया हम हिंदू पहले हैं और इंसान वो बाद में आया। शेख रियाजुल का सवाल सीधा है, मैं बेचने आया था, लड़ने नहीं, पर आज नाम ही काफ़ी है मार खाने के लिए। आज गरीबी भी अपराध है और पहचान भी। ये बंगाल है, यूपी नहीं कहा गया, पर रियाजुल के ज़ख्मों ने पूछा फ़र्क क्या है।
क्योंकि राज्य बदल जाता है पर नफ़रत नहीं बदलती, क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो मेहनत कश है और क्योंकि वो मुसलमान है। ये सिर्फ एक पैटी बेचने वाले की कहानी नहीं है, ये उस भारत की कहानी है जहां रोज़ी पर भी धर्म का पहरा है। सुनिएगा, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद कहीं किसी को असर करे। 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय होगा। मान्यवर, इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी। इसमें महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर पाए, ऐसा भी है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक और हम निरस्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी इरादा है। एक और हमने, याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। यहाँ रोटी पर भी धर्म का पहरा है और जो उनको मारता है दूसरे धर्म वालों को, उनको सम्मानित किया जाता है। अरे चुनाव की जीत में, चुनाव की सत्ता की लालच में कितने बदल गए हैं और कितने गिरेंगे हम, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको धर्म का रक्षक बताया जाता है और मुसलमान यूं ही पिटता रहता है। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर, मैं पहले ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मैं इंडिया में नहीं हूँ मगर वतन अजीज़ का हूँ, और मेरा मामला ऐसा है कि मैं अब लाइन ऑफ एक्शन पर हूँ। भारत की राजनीति में अगर कोई लाइन ऑफ एक्शन पर है तो मैं हूँ। सर, मेरे चंद सवालात हैं जो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मोहतरमा वज़ीर साहिबा जब जवाब देंगे, इसका जवाब, मेरे सवाल का जवाब देंगे। यूपीए में जीडीपी ग्रोथ था 6.8 एवरेज। नरेंद्र मोदी की सरकार में जीडीपी ग्रोथ हो गया 5.9 एवरेज। इसका जिम्मेदार चीन है या पाकिस्तान है, बता दीजिए। फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी सर, वो था 4.7 यूपीए के टाइम पर। नरेंद्र मोदी की सरकार में हो गया 5.1 एवरेज। इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, पाकिस्तान है। सही कह रहे हैं आप। मान लिया आपके अकल की तारीफ करता हूं। सर, इन्फ्लेशन है यूपीए के हुकूमत में 8% था, नरेंद्र मोदी की सरकार में 5% है। मगर क्या ये बात सच नहीं है कि जो ग्लोबल तेल की कीमतें थी 2008 से 14, वो एक बैरल $100 के ऊपर बिकता था। अब 2015 से 2021 तक एक बैरल ऑयल $55 से $70 के दरमियान में था। तो ये क्रेडिट आप नहीं ले सकते, ये आपकी मेहनत नहीं है, इसमें एक्सटर्नल रीजंस है। मेरा चौथा सवाल ये है सर कि आखिर आप, अगर जीडीपी हमारा 5.9 एनडीए गवर्नमेंट का रहा, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? आखिर 2011 से एम्प्लॉयमेंट सर्वे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं कराते? डेटा को क्यों छुपाते हैं? आप करवाइए सर्वे। हाँ, ला लीजिए, एनएसएसओ का ला के दे दीजिए। ये पीएलएफ हुआ था 2018 में, उसके बाद अब क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। ला लीजिए, तो कम से कम एनएसओ को बोलकर ये सर्वे करवा दीजिए। अच्छा, कंजम्पशन सर्वे 2017 से रुका हुआ है। सर, आप फाइनेंस मिनिस्टर होते तो शायद आ जाता। आपकी काबिलियत और आपकी अहमियत वहाँ पर नहीं है, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ। सर, दूसरी बात, मेरा चौथा सवाल ये है कि 2005 में डॉलर था 43 रुपीस, 43 रुपये। 2014 में हुआ 83 रुपये। अब मैं इतने माहिर तो नहीं हूँ इकोनॉमी में, मेरा मोटा मोटा सवाल है, अब डॉलर है 83 रुपये। ये कौन जिम्मेदार है इसका सर? 83 रुपये क्यों हो गया डॉलर? माने नेट इंक्रीज जो है वो 23 रुपये का है।
तो अब ये डिमांड इतना डॉलर का क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब शायद मोहतरमा देंगी। अच्छा सर, आप देखिए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बोलते हैं 2011 में बिल्कुल सही है, 294 बिलियन डॉलर था। 2013 तक वो 256 बिलियन हो गया। अब मैं व्हाइट पेपर आप पढ़ेंगे, न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई, नंबर क्या है भाई, नंबर तो बता दीजिए। न्यू चैनल ओपन बाय आरबीआई, नंबर ही नहीं मालूम होता है। अच्छा सर, एक और सवाल मेरा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम पॉकेट, ठीक है, 2005 में 69% था, 2014 में 64.2 हो गया। तो अब का नंबर क्या है बताइए ना, आपके दौर में क्या नंबर है, वो नंबर नहीं बता, मेडिकल कॉलेज खोल दिए, नंबर क्या है खर्चे का। तो ये जो व्हाइट पेपर है, एटलीस्ट 2020 का डेटा दे दो आप। ये व्हाइट पेपर सर मोर रेटरिक है देन सब्सटेंस। डिमोनेटाइजेशन की बात ही नहीं कर रहे, डिमोनेटाइजेशन तो बर्बाद कर दिया देश के गरीबों को, इसका जिक्र ही नहीं करेंगे, वो तो मास्टर स्ट्रोक था आपका, मगर बर्बाद हो गए। सर मैं कंक्लूजन में, क्योंकि आपने अक्लमंद कहा है मुझे कम टाइम में बोलने वालों को, तो मैं सरकार से आपके जरिए से मुतालबा करता हूं कि एक व्हाइट पेपर ये निकालिए कि 2014 में 1 लाख के मॉब लिंचिंग से 2024 तक कितने मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हुआ, कितने घर बुलडोजर तोड़े गए। सर मैं खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं। और साथ ही साथ आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए कि चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है या नहीं है, डेप्सांग डेमचॉक हमारे पास है या नहीं है। और आखिर में यूपीए के वक्त में माइनॉरिटीज बजट में फ्री कोचिंग था, आपने बंद कर दिया। मौलाना आजाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया, मौलाना आजाद फेलोशिप आपने बंद कर दिया। फाउंडेशन तो 9, 10, 12 माइनॉरिटीज के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते थे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप आपने 9th क्लास से उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हो गया। ये सर मैं खत्म कर रहा हूं सर। तो मदरसा एजुकेशन आपने खत्म कर दिया, ये क्यों किया आपने भाई? हद तो ये होगी कि आपके पास 2014 में एक मुस्लिम वजीर था, अब तो एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। अजीब है मामला। अब आप देख लीजिए, तो ये बातें हैं सर। और फिर सर ये व्हाइट पेपर में आप देखिए सर, ये व्हाइट पेपर में बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल का जिक्र है मिस्टर शंकराचार्य का। ये शंकराचार्य साहब जो है, मिस्टर शंकराचार्य, ना रेटरिक पर रेटरिक लिख रहे हैं आप, उसका तोते की तरह लिख दिए उसको, ना नंबर भी देते वो। तो ये जो व्हाइट पेपर है सर, ये मोर रेटरिक सब्सटेंस है। मैं उम्मीद करता हूं कि कल तक देश के प्रधानमंत्री वो व्हाइट पेपर जारी कर देंगे कि कितने मुसलमानों का आपने मार्जिनलाइज कर दिया, बुलडोजर से घर तोड़े गए, कितनों का इनकाउंटर हुआ, कितने जेल में है यूएपीए में, और चीन कितनी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये कुछ लाइनें हैं, शायद किसी को समझ में आए, क्योंकि वो मुसलमान है, वो अखलाक है, वही अथर है, वो शीबा है, वही गुलिफिशा हैं, उसका लिबास, उसकी बोली, उसका खान, उसका ख़ानदान, उसकी इज़्ज़त, उसकी आबरू सब नीलाम सरेआम है, क्योंकि वो मुसलमान है। उसको ठीक करना है हुजूर, उसको दुरुस्त करना है साहब। बस ये बता दो, पंचर वाले अब्दुल का कौन सा मकान है? हाँ, वही जो मुसलमान है। नमाज अजान देने पड़े जिसको मार, दुकान लगाने कमाने के लिए जोड़ने पड़े जिसे हाथ, पहचान जानने पर ना मिले उसको मकान, मकान खरीद भी ले तो रहने का नहीं है उसको अधिकार। हाँ, वही जो देता है देश के लिए बलिदान, हाँ वही जो है मुसलमान। दीन और अल्लाह पर अभी उसको कितना और देना है इम्तिहान, अपने वतन के लिए फिर होना है कुर्बान, हर कुर्बानी के लिए जो तैयार है, हाँ वही हिंद का मुसलमान है। नमस्कार।